about the gametogenesis in female. So in the previous lecture, I have told you about the spermatogenesis. Okay, today I am oogenesis that occurs in female. Ova formation. No? So first of all, there is a oogonia. Oogonia is an immature cell that will produce the ovum, and that is diploid in nature because you can see that 46 eggs, 2 eggs are here. So it is diploid in nature. So secondly, when the oogonia undergo mitosis, it will produce the primary oocyte, and after primary oocyte formation, there is a meiosis 1 division, and meiosis 1 division happens after primary oocyte, and primary oocyte के बाद meiosis 1 होता है, जिसमें कारण क्या होता है, ये आके यहाँ पे रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट हो जाए कौन सा स्टेज है meiosis का? प्रोफेज में। meiosis में कितना सारा स्टेज होता है गाइस? प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है। There is also pro-metaphase and cytokinesis, that is different thing. या meiosis में 4 फेज होता है, meiosis में 4 फेज है ना, प्रोफेज। और प्रोफेज में अगर एम्स में क्वेश्चन पूछेगा तो प्रोफेज में ही पूछेगा कि कौन सा स्टेज, वो डिप्लोटीन होता है। ठीक है, इस वाली स्टेज में आके प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाता है, और जब बटिया जाता है दैट मींस मेंस्ट्रुएशन होने लगता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है उस समय। और सेकेंडरी oocyte के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनता है। ये पोलर बॉडी नॉन फंक्शनल होता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इन गाइस हमें ये समझना है कि ये मैच्योर ओवम कब बनता है। तो मैच्योर ओवम तब बनेगा जब इनका जो सेकेंडरी oocyte है ये फर्टिलाइज कर जाएगा स्पर्म के साथ। तो गाइस यहाँ पे स्पर्म आएगा, व्हेन द गर्ल विल कॉपुलेट, ये स्पर्म आके यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के पास आएगा, और तब meiosis 2 होगा और तब मैच्योर ओवम बनेगा। तो मैच्योर ओवम तब बनता है व्हेन देयर इज फर्टिलाइजेशन। ऐसे ही ये स्पर्म इसके साथ सेकेंडरी oocyte के साथ मेल होगा इन लोग का, तो meiosis 2 होता है सेकंड, जिसमें चेंजेस नहीं होता। इसमें अगर 23 एक्स है तो 23 एक्स ही रहेगा, इसमें इट इज नॉट ए रिडक्शन डिवीजन है। जनरली वी नो दैट meiosis क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, माइटोसिस क्या होता है, डुप्लीकेशन डिवीजन होता है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ कॉपीज, इक्वल कंटेंट ऑफ डीएनए, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाता है, उसको बोलते हैं माइटोसिस। meiosis में क्या होता है, 1 में जो meiosis 1 होता है उसमें रिडक्शन हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है। एज यू सी हियर, यहाँ पे डिप्लॉयड है 46XX, यहाँ पे आधा हो गया 23X, तो ये कौन क्या हो गया, ये आपका meiosis हो गया। ठीक है गाइस, एक चीज और याद रखना है कि oogonia जो फीमेल में होता है दैट इज लिमिटेड, इसीलिए एज कंपेयर टू मेल में क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दैट ऑकर्स थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि वहां पे स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, वो डिवाइड करते रहता है और स्पर्म अनलिमिटेड बनता है जब तक लाइफ लॉन्ग, जब तक वो जीता है। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ oogonia, नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte दैट आर फिक्स्ड। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ एट द बर्थ बेबी में कितना रहेगा, 1 से 2 मिलियन oocyte रहेगा प्राइमरी oocyte, और जब वो प्यूबर्टी पे आ जाएगी तो सेकेंडरी oocyte हो जाएगा 3 to 5 लाख। लेकिन हियर टू नोट दैट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी में 1.2 मिलियन नहीं लिखा हुआ, 60,000 to 80,000 लिखा हुआ है। ये वाला क्यों लिखा हुआ गया ऐसा, क्योंकि वहां बोलता है प्यूबर्टी पे, नॉट एट बर्थ। ये जो वैल्यू है ये प्यूबर्टी पे, तो प्यूबर्टी 60 to 80,000 ये हो जाता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, अगर ये एंड हो जाता है तो फीमेल को मेनोपॉज आ जाता है, बट देयर इज नो सच टर्म इन द मेल कि मेल में मेनोपॉज ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फीमेल में मेनोपॉज हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया oogonia, माइटोसिस हो गया, मतलब डुप्लीकेशन डिवीजन हो गया, और प्राइमरी oocyte बन गया। और प्राइमरी oocyte में meiosis 1 होता है जिसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, और सेकेंडरी oocyte बनाता है। तो प्यूबर्टी में तो सेकेंडरी oocyte बनता है, लेकिन हमें ये समझना है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब स्पर्म और oocyte का फर्टिलाइज हो जाता है, ये मैच्योर होने का सेकंड पोलर बॉडी भी बनता है। तो ये सब बॉडी जो लॉस ड्यूरिंग द कोर्स ये लॉस हो जाता है, तो हमारे पास मैच्योर ओवम बचा। अब हमको पता होना चाहिए जो प्राइमरी oocyte है ये कैसे बाहर आता है। तो प्राइमरी oocyte जो होता है उसको जनरली पहले ग्रेनुलोसा सेल, वहां पे ओवेरी में ग्रेनुलोसा सेल होता है सारा, सराउंड कर लेता है। तो ग्रेनुलोसा सेल जैसे ही प्राइमरी oocyte को सराउंड करेगा दैट इज नॉन एज प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, और ये प्राइमरी फॉलिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आई विल टीच यू लेटर कि क्यों इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रखता है ये। इसके बाद क्या होता है, और नंबर ग्रेनुलोसा सेल बढ़ेगा, थीका सेल आएगा और वो इसको सराउंड कर लेगा।
तो उसके बाद क्या होगा, ये कहलाया जाएगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, बस में कुछ नहीं है, नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल बढ़ रहा है, ठीक है गाइस। इसके बाद क्या होगा, इतना होने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद टर्सरी फॉलिकल बनेगा, और टर्सरी फॉलिकल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। तो एंट्रम जैसे ही आएगा तो समझ लीजिए ये टर्सरी फॉलिकल बन गया। और यहाँ पे दो सेल होता है थीका सेल में, एक होता है इनर थीका इंटरना एंड द आउटर थीका एक्सटर्ना, तो ये दोनों सराउंड कर लेता है। और ये जो पार्ट है आपका प्राइमरी oocyte, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये हो जाता है आपका सेकेंडरी oocyte में। क्या होता है सेकेंडरी oocyte में, मैंने बताया है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और यहीं पे फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। यू कैन सी पहला म्योटिक डिवीजन कंप्लीट कब होगा, जब लड़की प्यूबर्टी पे आ जाएगी। तो सेकेंडरी oocyte तब बनता है जब प्यूबर्टी में लड़की आती है। ये एंट्रम ग्राफिन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा, और ग्राफिन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा। ये सेकेंडरी oocyte जो होता है होना पेल्यूसिडा से सराउंडेड रहता है, और फिर एट द 14th डे ऑफ द साइकिल ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो अब हमको एक क्वेश्चन और समझना है कि अगर टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम है तो इसके पीछे वाला स्टेज को क्या बोलेंगे, प्री एंट्रल फेज, एंट्रम से पहले का फेज, एंट्रम से पहले का फेज को प्री एंट्रल फेज बोलेंगे। टर्सरी फॉलिकल को हम लोग एंट्रल फेज भी बोलते हैं। एंट्रम इसके अंदर है ना, तो सिंपल सा कर याद रखना, एंट्रम के पीछे का फेज को प्री एंट्रल बोलते हैं, पहले प्री, पोस्ट मतलब बाद में। और टर्सरी फॉलिकल को एंट्रम भी बोलते हैं। इसके बाद ग्राफिन फॉलिकल बनता है, और ग्राफिन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है एट द 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। तो हम समझते हैं यहाँ पे जो साइकिल होता है फीमेल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये कॉम्प्राइज होता है दो फेज में, पॉलीफेटिव फेज में, सेकेंडरी फेज में। और बीच में जो डेज होता है 14 डे, जहां पे ओव्यूलेशन होता है, दिस इज डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन से पहले का टाइम को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, बाद के टाइम बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। दिस फेज इज आल्सो नोन एज ल्यूटियल फेज। क्वेश्चन आता है आपका यूजी में, ल्यूटियल फेज किसको बोलते हैं, ल्यूटियल फेज इसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा आपका यहाँ पे ये करेगा कि प्रोलिफरेटिव फेज और ल्यूटियल फेज में फिक्स्ड फेज कौन है, कौन सा फेज फिक्स्ड होता है। तो वी ऑलवेज नो दैट कि ल्यूटियल फेज फिक्स्ड होता है। क्यों गाइस, जिस दिन लड़का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है डे 1 साइकिल पे, उससे आप 14 डेज बैक चले जाइएगा तो उस दिन ओव्यूलेशन हुआ होगा, ये कंफर्म है। ये ऐसा नहीं बता सकते कि मेंसेस के 14 डेज के बाद ओव्यूलेशन होगा ही, दैट इज नॉट फिक्स्ड। मेंसेस के 14 डेज के बाद ओव्यूलेशन होगा ही, दिस इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन अगर एक बार मेंसेस हो गया तो हम बोल सकते हैं कि 14 डेज पहले ओव्यूलेशन हुआ होगा, ओव्यूलेशन हुआ होगा। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे गाइस। तो अगर ओव्यूलेशन 14 दिन पे हो रहा है, नॉर्मल साइकिल में 14 डेज में ओव्यूलेशन होता है, लेकिन अगर साइकिल को हम कर दें हम 22 डेज का, ये 28 डेज का साइकिल है पूरा, एक महीना साइकिल होता है, तो ये अगर 22 डेज का साइकिल कर दें हम, तो क्या होगा, तब ओव्यूलेशन कब होगा, ये 22 है, ये डे 1 है, तो अब ओव्यूलेशन कब होगा, तो 14 दिन इसमें घटा दीजिए, तो डे कितना हो जाएगा, 8। तो 8वां दिन ओव्यूलेशन होगा, है ना गाइस। अगर 8 डे में ओव्यूलेशन होगा तो हम ये समझ रहे यहां से तो 8 दिन लगा ओव्यूलेशन होने में, लेकिन ये वाला जो है ना, ये 14 डेज यहाँ पे लगा, कितना लगा, 14 डेज। तो ये हमेशा फिक्स्ड होता है, ये चेंज हो सकता है। अगर इसको हम 20 दिन कर देंगे, इसको हम 19 दिन कर देंगे, तो ये वाला तो 14 दिन रहेगा ही, लेकिन ये वाला घटते चला जाएगा। लेट्स से एग्जांपल, इसको हम कर देते हैं आप 35 डेज कर देते हैं, साइकिल को बढ़ा दीजिए, तब क्या होगा, तो भी 14 डेज में ही ओव्यूलेशन होगा। 14 डेज यहां से यहां 14 डेज ही होगा, 19 में ओव्यूलेशन होगा। तो समझ ये 14 डेज फिक्स रहता है। अगर किसी को मेंसेस आता है तो उसके 14 डेज पहले ओव्यूलेशन कंफर्म हुआ ही होगा, लेकिन हम कभी नहीं बोल सकते मेंसेस के 14 दिन के बाद ओव्यूलेशन होगा ही। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ आते हैं सर पॉलीफेटिव। पॉलीफेटिव मतलब पॉलीफ्रेट कर रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहला जो फॉलिकल्स होता है ये वाला प्राइमोडियल सेल्स, ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स में, एज यू सीन है प्राइमरी फॉलिकल्स में। और प्राइमरी फॉलिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो एस्ट्रोजन निकालता है।
और ये वाला एस्ट्रोजन करता क्या है, ये वाला एस्ट्रोजन जाके आपका एफएसएच को इनहिबिट कर देगा और ये एक्टिवेट कर देता है एलएच को, क्योंकि उनको पता है ओव्यूलेशन के लिए 14th डे में एलएच का पीक होना चाहिए। तो ये एलएच का पीक आता है आपका 14 डे में। तो एस्ट्रोजन करता क्या, दो काम करता है। पहले तो बोलता है चलो भाई बंद हो जाए एफएसएच, तो एफएसएच प्राइमरी फॉलिकल बना दिया है, तो जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा वो एफएसएच को बोलते हैं रुक जाओ, अब अपना काम अभी बंद करो। और एस्ट्रोजन क्या करेगा, एलएच को जाके एक्टिवेट कर देगा। एलएच जैसे एक्टिवेट होता है तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। ये ग्राफिन फॉलिकल्स हो गया आपका, और ये ग्राफिन फॉलिकल से क्या निकल जाता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे वो ये पूछेगा कि एलएच पीक के कितने देर के बाद ओव्यूलेशन होता है। तो हमेशा याद रखना 10 से 12 घंटा के बाद, दिन नहीं 10 से 12 घंटा के बाद, 10 to 12 आवर्स के बाद एलएच पीक के ओव्यूलेशन हो जाता है। अगर बोलता है एलएच सर्च के कितने टाइम के बाद ओव्यूलेशन होता है, तो एलएच सर्च के 32 से 36 घंटा के बाद, 32 to 36 आवर के बाद एलएच सर्च से ओव्यूलेशन होता है। तो कंफ्यूज नहीं करना, पीक से 10 से 12 घंटा के बाद और सर्च से 30 to 36 के बाद ओव्यूलेशन होता है।